हेलो चिल्ड्रेन, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने एजुकेशनल चैनल में। बच्चों, हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से बड़े बड़े राजा बनते हैं, किस तरह से उन्हें बिग सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है जनपदा। जनपदा जनपदा का अर्थ होता है जनपद। ये दो हिंदी शब्दों से मिलकर बना है। एक है जन मीन्स पीपल और दूसरा पद मीन्स पैर, यानी जहाँ पे सर्वप्रथम लोगों के पैर पड़े वो एरिया जो था वो जनपद कहलाया। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि किस तरह से बिग सैक्रिफाइसेस करके राजा बनते हैं, है ना। तो ये जो बिग सैक्रिफाइसेस करते थे या अश्वमेध यज्ञ या फिर किसी और तरह के यज्ञ को जो पूर्ण करते थे, वैसे लोग जो थे वो राजा कहलाए और इन लोगों को कहा गया राजाज ऑफ जनपदा, यानी कि जनपद का राजा। अब ये जनपद जो था ये एक छोटा सा एरिया था, ये मैं बताऊंगी आपको आगे। पर उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपकी बुक में पेज नंबर 52 पे, पुराने एडिशन की बुक में ऑफ कोर्स पेज नंबर 52 पे एक इंडिया का मैप बना हुआ है। उस मैप में बहुत सारे प्लेसेस हैं। ये मैप आपको अपनी नोटबुक में बनानी भी है और जो जगह इसमें दी हुई है उनको लोकेट भी करना है। ठीक है, पर ये मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह हैं, जो जनपदास के अंदर बहुत सारे सेटलमेंट्स ऐसे थे जिनकी खुदाई की गई और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने खुदाई की। इस खुदाई के जरिए उन्हें क्या क्या मिला ये हम लोग देखेंगे, पर हम लोग कम से कम ये देख लें कि ठीक है किन किन जगहों की खुदाई हुई। क्लास 6 में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़े से स्थलों की हम जानकारी लेंगे और देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन लोगों ने इन जनपद के कुछ सेटलमेंट्स की जो खुदाई करी वो कौन कौन से जगह थे। तो पहला एक देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली में पुराना किला है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मेरठ के पास हस्तिनापुर एक जगह है, वो उसकी भी खुदाई की गई। और दूसरा एटा के नज़दीक एक जगह है अतरंजी खेड़ा। इन जगहों की खुदाई की गई और जब आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने इन जगहों की खुदाई की तो उन्हें बहुत सारी चीज़ मिली, उन्हें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिली जिससे उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि ये जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो हट्स में रहते थे, यानी कि झोपड़ी में वो रहते थे। ठीक है, ये कैटल्स को पालते थे और कैटल्स के साथ साथ दूसरे तरह के जानवरों को भी ये पालते थे। ठीक है, तीसरे की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाते थे, बहुत तरह की फसलों को ये उगाते थे जिनमें वीट था, राइस था, बार्ली, पल्सेज, सुगर केन और भी बहुत तरह के फसल थे जिसको वो खुद उगाते थे। इसके बाद हम देखें तो एक खास बात जो है इस पीरियड में वो कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिनमें से कुछ बर्तन के रंग जो थे वो ग्रे कलर के थे और कुछ और बर्तन के जो रंग थे वो लाल रंग के थे। इसके अलावा एक स्पेशल तरह का पॉट्स ये बनाते थे जिसको कि पेंटेड ग्रे वेयर कहते थे, PGW। तो PGW जो थे इसमें क्या होता था कि इसमें जो डिज़ाइंस बने हुए होते थे वो जैसे सिंपल लाइंस बनी होती है या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए होते थे। तो इस तरह के जो बर्तन थे उन्हें हम पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है महाजनपदा। तो महाजनपदास में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनपद जो था उसका एरिया काफ़ी छोटा था, जैसे एक जिला जितना बड़ा होता है तकरीबन उस तरह का छोटा सा एरिया था, जबकि महाजनपदा काफ़ी बड़ा एरिया था। महा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना। तो महाजनपदा उससे बड़ा इकाई था क्षेत्र के दृष्टि से। ठीक है, तो जनपद बहुत छोटी सी जगह थी, उसमें कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, लेकिन जनपद और महाजनपद में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये कि महाजनपदा का हमेशा ही एक कैपिटल सिटी होता था, यानी कि इसकी एक राजधानी होती थी। दूसरे यदि हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो महाजनपदा था ये पूरी सिटी जो होती थी वो पूरी तरह से फोर्टिफाइड होती थी। ये या तो वुड से यानी लकड़ी से या फिर स्टोन से या फिर जो ईंटें होती हैं उनसे घिरी हुई होती थी, यानी कि
किलेबंदी की हुई होती थी। अब सवाल ये उठता है कि हम किस समय की बात पढ़ रहे हैं, है ना, और किलेबंदी की भी बात पढ़ रहे हैं। किलेबंदी की क्या ज़रूरत हो सकती थी? आप कारण यदि सोचिए कि ठीक है, पूरा का पूरा शहर जो था वो किलेबंद था और फोर्टिफाइड था, यानी कि सुरक्षित था, तो सबसे बड़ी वजह यही है, सुरक्षा। क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे या जो वहाँ का राजा था, उसे ऐसा महसूस होता था कि कहीं कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे, तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए इस तरह के बड़े बड़े स्टोन वॉल्स बनाए गए थे ताकि उस जगह की सुरक्षा हो सके। दूसरे आप देखेंगे कि जो राजा थे उनको ये भी तो दिखाना था कि वो कितने रिच हैं और कितने पावरफुल हैं, तो ये शो करने के लिए भी ये बड़े बड़े किले बनाते थे, यानी कि किलेबंदी करते थे। तीसरा कि एक बहुत नेचुरल सी बात है कि लोग जो कि किले के अंदर रहते हैं उनको कंट्रोल करना किसी भी राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से किलेबंदी की जाती थी। और महाजन पद जो है वो जनपद से भी बहुत बड़ा एरिया के रूप में परिवर्तित हो गए, यानी जनपद ही जो है, जनपद के राजा जब छोटे छोटे राज्यों का विस्तार करने लग गए तो वो महाजन पद में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों, ये जो बड़े बड़े वॉल बनते थे, कभी सोचा है ये कैसे पॉसिबल होता होगा? क्या बस रातों रात राजा ने सोचा कि ठीक है भाई किलेबंदी करनी है, रात को काम शुरू किया और सुबह ख़त्म हो गया? क्या ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि ये किलेबंदी करना 1-2 दिन का काम नहीं होता था। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी होती थी। तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है। जब किलेबंदी होती है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ी बड़ी किलेबंदी हुई थी, तो इस किलेबंदी के लिए प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और प्लानिंग के अलावा आप देखेंगे कि किस चीज़ों से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई या तो लकड़ी से होती थी किलेबंदी, या फिर स्टोन्स से, या फिर ब्रिक्स से। तो इतने बड़े पैमाने पे, इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे ब्रिक्स लेना, इकट्ठा करना, या फिर स्टोन्स इकट्ठा करना, इन चीज़ों को तैयार करना, ये भी बहुत बड़ा काम था। और ये काम कौन करता था? क्या राजा खुद करते थे इस काम को? नहीं, राजा खुद इस काम को नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए बहुत सारे इनॉर्मस लेबर लगाए जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में लेबर लगाए जाते थे, वो लेबर इस काम को करते थे। तो भाई लेबर जब काम कर रहे हैं तो क्या फ्री फंड में काम करेंगे? नहीं, फिर से नहीं, लेबर फ्री फंड में काम बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी कौन देगा? राजा देगा। तो ये सैलरी आएगी कहाँ से, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये जानिए कि इन सब को सैलरी देनी पड़ती थी। साथ ही ये जो न्यू किंग्स थे, है ना, ये जो न्यू किंग्स थे, इन लोगों ने आर्मी भी मेंटेन करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एरिया बड़ा हो गया ना, जनपद के समय एरिया छोटा था, इन चीज़ों की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि एरिया काफ़ी बड़ा हो गया, उसकी कैपिटल सिटी हो गई, उसके मेंटेनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना, और उसकी रक्षा के लिए आर्मी की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आर्मीज़ को रेगुलर सैलरी दी जाने लगी। ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कई बार सैलरी में दी जाती थी। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी, पर यहाँ पे आप ये जानिए कि इन सारी चीज़ों के लिए आप देखो, ये हर चीज़ जो आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद ब्रिक्स आया, ब्रिक्स खरीदने में भी पैसा लगा, है ना, ब्रिक्स बनता था या फिर स्टोन्स इकट्ठा होता था, इसकी तैयारी करनी पड़ती थी, बहुत सारे इनॉर्मस लेबर लगाए जाते थे, और इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते थे। रिसोर्सेज क्या हो गया? जो रिसोर्सेज इन किलों को बनाने में काम आया, है ना। और उसके बाद जो ये न्यू राजाज थे, ये आर्मीज भी रखने लग गए थे, मेंटेन करने लग गए थे, और इन्हें रेगुलर सैलरी भी देते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन्हें कहीं ना कहीं पैसों की भी जरूरत थी। और ये पैसे कहाँ से आते हैं, चलिए हम देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से इन राजाओं को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लग गई। रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ने लग गई? जैसा कि मैंने बताया कि भाई ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े किलेबंदी करवाई, सैनिक रखने लगे, तो इन्हें रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ने लग गई। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जनपद के जो राजा थे उनका एरिया थोड़ा सा था, छोटा सा था, तो वो क्या करते थे, वो अपने
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गिफ्ट्स पे ही डिपेंड करते थे। लेकिन अब जो बड़े बड़े महाजन पद हो गए, इनके राजा सिर्फ गिफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते थे। इन्हें क्या था, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेगुलर टैक्सेस वसूलने शुरू कर दिए। ठीक है, महाजन पद के राजाओं ने रेगुलर टैक्सेस वसूलने प्रारंभ कर दिए। तो ये कितने तरह के टैक्स लेते थे और किन किन चीज़ों पर टैक्स लेते थे ये देखते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो टैक्स किस फॉर्म में लेते थे, किससे लेते थे और किस फॉर्म में लेते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि ये टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन जो थे उस एरिया के, उसके ऊपर टैक्स जो लगता था उसको वे लोग लेबर के रूप में लेते थे, है ना। दूसरा है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, यानी जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था, है ना, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था और 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टैक्स के रूप में लिया जाता था। और ये 1/6 पार्ट जो था इसे भाग कहा जाता था। भाग मीन्स हिस्सा, राजा का हिस्सा। ठीक है, तीसरे तरह का टैक्स देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि टैक्सेस ऑन हंटर गैदरर्स। आप सोचेंगे हंटर गैदरर्स से किस तरह का टैक्स लेते होंगे राजा। तो हंटर गैदरर्स से वो इस तरह का टैक्स लेते थे कि उन्हें ये कहते थे कि ठीक है भाई, जो तुमने हंटिंग करके लाई है वही जानवर हमें दे दो। हंटेड एनिमल्स और गैदर्ड फूड, और या जो कुछ भी इकट्ठा किया है आपने वो हमें दीजिए टैक्स के रूप में। इसके बाद आप देखिए टैक्सेस ऑन ट्रेड चलता था। ट्रेड काफ़ी अच्छा था उस समय में। ट्रेड में गुड्स के ऊपर टैक्स था, जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो वही चीज़ हमें टैक्स के रूप में दीजिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि टैक्सेस ऑन हर्डर्स, इसका फॉर्म था एनिमल, जो चरवाहे थे, जो जानवरों को चराते थे, उनसे एनिमल के रूप में ही टैक्स लिया जाता था। तो इन सब टैक्स को वसूलने के लिए राजा के कर्मचारी भी होते थे जो रेगुलर तौर पे टैक्सेस को वसूल करते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है चेंजेस इन एग्रीकल्चर, और इसे मैं एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाती हूँ। तो इस पीरियड में हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दो तरह के बदलाव देखते हैं। एक तो चेंजेस इन एग्रीकल्चर में दो मेजर चेंजेस हुए। कौन से दो मेजर चेंजेस थे? पहले का यदि आप वक्त ध्यान कीजिए तो पहले जो प्लॉशायर यूज़ किया जाता था वो वुडन का होता था, जिससे गीली मिट्टी को कोड़ना बहुत ही आसान नहीं था। लेकिन ये वो पीरियड था जब लोग लोहे से परिचित हो चुके थे, लोहे का इजाद हो चुका था, लोगों ने उसे ढूंढ लिया था और लोहे के प्लॉशेयर बनने लग गए थे। सो आयरन प्लॉशेयर इंस्टीड ऑफ वुडन प्लॉशेयर। जब वुडन प्लॉशेयर की जगह पे आयरन का यानी कि लोहे का प्लॉशेयर इस्तेमाल होने लगा तो बट ऑब्वियस था कि जो गीली मिट्टी थी उसको कोड़ना बहुत ही आसान हो गया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, काफ़ी बढ़े हुए मात्रा में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी जो आप लोगों ने यदि धान की रोपनी देखी होगी, है ना, ये तरीका जो था ये इसी समय चेंज में आया, क्योंकि पहले लोग बीजों को सिर्फ छिड़क देते थे। तो इस तरह से स्कैटर करके करने से बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता था पर उसकी मात्रा काफ़ी कम होती थी। लेकिन उसकी जगह पे क्या किया जाने लगा कि ट्रांसप्लांटिंग पैडी यानी कि धानों की रोपनी की जाने लगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, हालांकि ये पूरी तरह से बैक ब्रेकिंग वर्क था, एक तरह से दर्द हो जाता है पीठ में जो ये काम को करते हैं, पर इस तरह से क्या हुआ कि रोपनी से कि प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होना शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि ये काम करता कौन था। तो आपको मैं बताऊं कि ये काम करने वाले स्लेव मेन एंड वुमेन, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो दास या दासीज थे वो करते थे। इसके अलावा जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो भी इस काम को करते थे, जिन्हें कि कर्मकार्स कहा जाता था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और इसका आगे का जो सब टॉपिक्स है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।